842 केस जो निकले हैं, उन सभी से अगर हम पूछें कि आपको कैसे संक्रमण हुआ, तो किसी को यह नहीं पता चलता कि वो संक्रमण उनको कैसे हुआ। वो बस एक अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगाते हैं कि हमें नहीं पता कि किस तरह से हम लोग इससे संक्रमित हो गए। पर इसमें किसी तरह का कोई स्टिग्मा नहीं है। वो लोग संक्रमित लोग भी बिल्कुल स्वस्थ फील करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो हाई रिस्क के लोग हैं उनको 100% खतरा ही खतरा है। हमारे हॉस्पिटल जो डिस्चार्ज हुए हैं, 80 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर बीमारियां पहले थी, तो भी वो डिस्चार्ज हो गए और स्वस्थ होकर वापस आए। 90 वर्ष की भी एक महिला है, उसके घर में टीम पहुंची और उसको बोला, माता जी आप बुजुर्ग हो, आपको यहाँ पे कोरोना का खतरा है, और उनको बोला आप सैंपल ले लो। वो महिला ने अपना सैंपल दिया और वो जांच में पॉजिटिव आई। वो महिला भी, 90 वर्ष की महिला भी, कुछ दिनों बाद वापस नेगेटिव होकर अपने घर चली गई। तो इसी प्रकार जो संक्रमित होकर भी वापस स्वस्थ हुए हैं, 80 लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी दूसरी थी, कोई हार्ट की, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो ऐसे कोई घबराने या पैनिक होने वाली बात नहीं है कि अधिक जांचें सभी लोग कर रहे हैं। उसी कारण लोग पहले ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो रहे हैं। पहला तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने का फायदा है कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण लगातार हो जाता है और उनको क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने से पहले ही वो स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा फायदा है कि वो संक्रमण की चेन पहले ही रुक जाती है। वो लोग, पता चल जाता है कि भाई हम लोग संक्रमित हैं अगर कोई, तो वो घर पे ही रहे, होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन उनकी फैमिली पालना करे। अभी कई जगह हमने विजिट किया कि होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन लोग बहुत ही अच्छी तरह से पालना कर रहे हैं और पड़ोसी उनकी काफी अच्छी मदद कर रहे हैं। पहले एक लोगों में स्टिग्मा हुआ करता था शुरू शुरू में जब ये संक्रमण जोधपुर में आया था, पर वो स्टिग्मा भी धीरे धीरे जाने लगा है कि किसी को भी ये संक्रमण हो सकता है। अभी लॉकडाउन 3 में कई लोगों की ये है एक संशय कि किस तरह से अभी लॉकडाउन 3 का पालना करना है। हमने jodhpur.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे लिंक दे रखा है, हमारे पेज पे भी ये लिंक है। उसमें नियम दे रखे हैं कि लॉकडाउन 3 में क्या क्या शर्तें, रियायतें दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया है जहां पर केसेस ज्यादा आए हैं। उस कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी तरह का प्रतिबंध है क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर अगर व्यक्ति अपने किसी जरूरी कामकाज से जा रहा है, अपने इंडस्ट्री में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, तो वहां पर किसी तरह के पास लेने की जरूरत नहीं है। वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के, ये नियम जो हैं इनकी पालना करते हुए जाएगा, तो किसी तरह के कोई पास की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर जानकारी लेनी हो कि कंटेनमेंट जोन कौन सा है और नहीं है, तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे ऑथेंटिक सूचना ले सकते हैं। कहीं से भी किसी प्रकार से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपडेट करते रहेंगे कि कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन में है और कौन सा उससे बाहर हो चुका है। मैं कुछ क्वेरीज आई हैं, उन लोगों के मैं जवाब भी देना चाहूंगा। एक सुधीर जी ने सवाल किया है, सुधीर जी ने सवाल किया कि जोधपुर में सर्वाधिक टेस्टिंग के पीछे वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर 3 लैब हैं और तीनों के कर्मचारी काफी मोटिवेटेड है। एम्स जोधपुर की लैब है, वहां पे टेस्टिंग होती है। एसएन मेडिकल कॉलेज की लैब है, वहां पर टेस्टिंग होती है। और डीएमआरसी का सेंटर है, वहां पर टेस्टिंग होती है। तो हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं जहां पर टेस्टिंग अधिक होती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, 1300 लोग, ये सबको मोटिवेट करके लाते हैं कि जांचें करा लो। अगर कोई जांच कराने नहीं आएगा तो टेस्टिंग किसकी होगी। तो इसीलिए डेली 1200-1300 लोगों को, जो संदिग्ध हैं, उनको रिक्वेस्ट करना और उनको वॉलंटरीली जांच के लिए प्रेरित करना, ये सभी टीमें काफी अच्छा प्रयास करती हैं। इसी कारण अधिक टेस्टिंग होती है। हमारे और दूसरा सवाल है कि दिनेश जी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थानी प्रवासी कैसे आ सकते हैं। इसका सिस्टम ये है कि जो बाहर, हमारे राजस्थान के बाहर के जो प्रवासी हैं, वो अगर लॉकडाउन से पहले गए थे और वहां पर फंस गए हैं, उनको वापस यहाँ पे बुलाने का ये प्रावधान है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे हमारा एक लिंक देख लें, माइग्रेशन
के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का, उस पे वो रजिस्ट्रेशन करा के वहां के प्रशासन से एक बार अनुमति ले लें, और उसके बाद हम लोग यहाँ से उन लोगों को अपनी राज्य सरकार के लिए फॉरवर्ड कर देंगे अनुमति के लिए। तो दोनों राज्य सरकारें जब सहमति देगी तो फंसे हुए जो लॉकडाउन से जस्ट पहले गए थे उन फंसे हुए लोगों के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्य जैन जी का ये सवाल है कि ई पास उनके कैंसिल हो रहे हैं कि हम अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। मैंने जैसा बताया कि अभी लोकल में कोई काम या फिर अपने फैक्ट्री या फिर किसी तरह का काम करने में किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है। पास का सिस्टम विद इन सिटी बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप लोग अगर जो कंस्ट्रक्शन आपका है वहीं पे आपकी लेबर काम कर रही है तो वो आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। किसी तरह की मूवमेंट के लिए विद इन सिटी अगर कंटेनमेंट जोन से बाहर है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारे गर्व भाटी जी का सवाल है कि वार्ड वाइज टेस्टिंग प्रारंभ करावे। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि वार्ड वाइज टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इसका प्रयास भी यही रहता है। अभी डिस्पेंसरी जो नजदीकी आपकी है वो टीम आपको बुला लेगी और वार्ड वाइज टेस्टिंग लोगों को शेड्यूल दे देती है। कई लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा है बीएलओ ने और वहां के नर्सिंग स्टाफ ने। वो आपको इनविटेशन दे देती है, आपके वार्ड का जब भी नंबर आएगा उस डिस्पेंसरी में जाके सैंपलिंग करा दे। कुछ लोगों को ये रहते है कि हमारे वार्ड में दूसरे वार्ड के लोग ना आ जाएं कि कोई कोरोना संक्रमण हमारे वार्ड में ना फैले। इसलिए आप अगर वहां की टीम से रिक्वेस्ट करें तो आपके आसपास भी सैंपलिंग की व्यवस्था की जा सकती है अगर आपको लग रहा है कि वहां पे ज्यादा लक्षण वाले लोग हैं। प्रकाश माली जी का सवाल है कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का क्या होगा। अभी जो भी कर्मचारी हैं उनको यही बोला गया है कि आप लोग टीकाकरण बिल्कुल प्रभावित ना करें। और उम्मेद हॉस्पिटल में भी पूरी सेवाएं पूरी तरह से सुचारू है। जितनी डिलीवरीज पहले होती थी उतनी अभी भी हो रही हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है और टीकाकरण लगातार निरंतर चालू रहेगा। ये फिर से कुछ सवाल कर रहे हैं प्रवासियों का। मैं प्रवासियों के लिए रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये है जरूरी कि हम लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें। फिर भी उन लोगों के लिए रियायत दी गई है जो लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। कौन लोग फंस सकते हैं? कोई हमारे स्टूडेंट हैं, वो लोग फंस गए थे कहीं पे, चाहे यहाँ फंस गए या हमारे स्टूडेंट किसी और जगह फंस गए, या हमारे कोई धार्मिक यात्रा में गए थे लोग वो फंस गए, कोई मेडिकल पर्पस के लिए गए थे वो फंस गए, या कोई और वहां पे हमारे किसी ऑफिस वर्क या लेबर जो वहां पर लॉकडाउन से जस्ट पहले गई थी वो फंस गई है। तो उन लोगों को लाने के लिए प्रावधान है। उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे उसका लिंक है, और उसके बाद वहां के सरकार से वहां से अनुमति लेनी होगी और हमारी सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी। तो दोनों सरकारों से म्यूचुअल सहमति होगी, उसके बाद हम उन लोगों को यहाँ से ला पाएंगे या फिर यहाँ से परमिशन दे पाएंगे। तो इसके लिए दोनों सरकारों की सहमति और वो लोग फंसे हुए हों, ये चीज बहुत जरूरी है देखना। और बाकी तो यही सलाह दी जाती है कि जो जहां पर है वहां ही रहें, क्योंकि अगर कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे तो उसके लिए पहले तो होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। आप यहाँ पर आकर भी होम क्वारंटीन ही रहेंगे। तो इसलिए बढ़िया है कि जहां पर रहें वहीं पर ही अपना कामकाज चलाएं। और यहाँ पर भी चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया में रीको में खोल दी गई है, ऑफिसेस को भी परमिट कर लिया गया है, और चाहे सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो वो भी परमिट हो गए हैं। और जरूरी कामकाज के लिए भी लोग अपने वाहन लेके जा सकते हैं बिना परमिशन के लिए। तो कंटेनमेंट जोन से बाहर काफी छूट दे दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर भी लोगों को अपने कामकाज में दिक्कत ना आए, इस तरह का ही प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके साथ ही हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 1.5 महीने में दिन रात इतना सपोर्ट किया है और कोरोना के खिलाफ जितनी भी भ्रामक जानकारियां थी वो सबको कंट्रोल करने में काफी मदद की है। हमें जितनी भी सूचनाएं हैं उनके थ्रू पहुंचने में बहुत ही मदद मिली और हमारा मैसेज भी सब तक पहुंचा है। इसके लिए भी सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत अच्छा योगदान रहा है।
राशन की व्यवस्था के पीछे काफी लोग सवाल कर रहे हैं। इसमें चूंकि लॉकडाउन में राशन व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि एक महीने के राशन के लिए 500, 600, 700 लोगों को राशन मिलता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करके राशन मिले, ये इंश्योर करना होता है। इसलिए कोशिश ये रहती है कि थोड़े थोड़े करके राशन डीलर राशन बांटे। कुछ लोगों के ये रहता है कि नाम नहीं जुड़े हुए, ऑनलाइन नाम नहीं है, तो जिन लोगों का ऑलरेडी एनएफएसए में नाम जुड़ा हुआ है उन लोगों को ही राशन की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त अगर कोई पात्र है तो वो पात्र व्यक्ति अपना नाम जुड़ाने के लिए अपील कर सकता है और उसके बाद ही ऑनलाइन होगा। इस तरह से ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। मैं अंत में सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के जो नियम हैं वो लंबे समय तक रहेंगे। पहला नियम है मास्क अनिवार्य रहेगा। आप घर से बाहर निकलें, अपने कार्यस्थल में जाएं, ऑफिस जाएं, फैक्ट्री जाएं, कहीं भी जाएं, मास्क हमेशा अनिवार्य रहेगा। मास्क न पहनने पे भी पेनल्टी लगाई है, पर पेनल्टी की मजबूरी ना हो, इसको हम अपने दिनचर्या में ही शामिल कर लें कि मास्क हमेशा पहने। किसी भी जगह जाएं, चाहे अपने ऑफिस जाएं, कोई दुकान में जाएं, फैक्ट्री जाएं, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर कौन सा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। उसमें भी अगर नहीं रखते उसके लिए भी पेनल्टी का प्रावधान किया है, पर उसकी भी नौबत ना आए तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये सभी लोग हम आने वाले लंबे समय तक इसकी पालना करेंगे तो हम सब लोग जोधपुर वासी सुरक्षित रहेंगे। और अंत में मैं फिर से सभी जोधपुर वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी लोगों ने लॉकडाउन की इतनी अच्छी तरह से पालना की है कि हमारे यहाँ पर जितने भी केसेस आए हैं वो एसिम्टोमेटिक ही आए हैं और कोरोना संक्रमण इतना भयानक रूप में नहीं फैला है कि लोग बहुत ही अधिक लक्षण लेके कहीं पे हॉस्पिटल जा रहे हो। केवल मात्र 5% लोग हॉस्पिटल पहुंचे, 95% लोग बिल्कुल ही माइल्ड या एसिम्टोमेटिक थे। तो सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि इसी तरह से लॉकडाउन की आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते रहें और रात दिन काम करके भी, बिना कोई अवकाश लेके भी और संक्रमण के खतरे होते हुए भी हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं। उन सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे और आप लोगों के साथ, इस जोधपुर वासियों के साथ मिलके हम इस कोरोना का मुकाबला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।